Namaste. Welcome to this new episode and let us talk about one more great soundtrack. आज का एपिसोड मुझे ख्याल आया कि हमने एक बहुत बड़ी फिल्म है जिसके बारे में आज तक बात नहीं की और इस फिल्म का नाम है मुगले आज़म। तो मुगले आज़म की आज बातें करेंगे हम। ये फिल्म 1960 में रिलीज़ हुई थी और के आसिफ साहब ने इसका डायरेक्शन किया था। स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शंस इस बैनर का नाम था। आसिफ साहब के दिमाग में इस फिल्म का ख्याल 1922 से ही था, जब इसके ऊपर उन्होंने एक नाटिका देखी थी, एक तरह का एक ड्रामा देखा था और उनको ये कहानी अच्छी लगी थी और उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक फिल्म बनाई जाए। इस पर एक साइलेंट मूवी अनारकली के नाम से और बाद में एक टॉकी मूवी 1935 में उसी नाम से बन चुकी थी, जो कि सेम प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने बनाई थी। आसिफ साहब ने कुछ एक्टर्स साइन किए। 46 में फिल्म का काम शुरू किया। इसमें मधुबाला जी वाला जो रोल था वो नरगिस जी कर रही थी और भी दो एक्टर्स थे जो उस समय के कोई बहुत वेल नोन एक्टर्स नहीं थे। फिल्म थोड़ी बहुत बनी और उसके बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। बंटवारा होने के बाद जो इस फिल्म के फाइनेंसर थे उन्होंने पाकिस्तान को चुना और वो पाकिस्तान चले गए। फिल्म खटाई में पड़ गई और इस फिल्म के लिए दिलीप कुमार की जगह जिनका चयन किया गया था उन साहब को हार्ट अटैक आ गया और उनकी भी डेथ हो गई। काम पूरी तरह से रुक गया। फिर जाके 1950 के बाद 1953-54 में मेरा ख्याल है कि दोबारा से इसकी स्टारकास्ट तय की गई और शाहपुर जी पालोन जी को इसका फाइनेंसर चुना गया कि अब वो फाइनेंस करे, क्योंकि फिल्म बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट था उस समय के हिसाब से। और के आसिफ कोई भी नुक्ता या कोई भी मैटर छोड़ना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि म्यूज़िक हो या सेट हो या जो भी ऑप्युलेंस थी मुगल एरा की, उसको वो बड़े ही ग्रैंडियर के साथ दिखाने के पक्षधर थे। लिहाजा फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई और उस समय जैसा कि हम सबको पता है मधुबाला जी बीमार रहती थी, उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी और कई कई बार वो सेट पे बेहोश भी हो जाया करती थी। लेकिन हेल्थ फेल हो रहा था और इसके बावजूद भी वो इस बात के लिए बहुत कमिटेड थी कि शायद ये उनकी वन ऑफ द फाइनेस्ट आखिरी मूवी हो, इसलिए शी वॉज गिविंग हर बेस्ट। ऐसा सुनने में आया है कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान जब राजस्थान के रेगिस्तान में इसकी शूटिंग हुई थी तो वो पूरा बख्तर पहन के और नंगे पांव चलने से पैरों में छाले पड़ गए थे पृथ्वीराज कपूर के। दिलीप साहब के स्किन इरिटेशन हो गई थी। बहुत तकलीफ हुई इस फिल्म को शूट करने में। खर्च इतना बढ़ता गया कि फाइनेंसर के साथ शाहपुर जी पालोन जी के साथ के आसिफ के रिश्ते तक बिगड़ गए और इसी बीच आसिफ साहब ने दिलीप कुमार की बहन से निकाह भी कर लिया। इस बात से भी दिलीप कुमार बहुत चिढ़ गए और उन दोनों के बीच का रिलेशन भी कड़वा हो गया। बहरहाल फिल्म धीरे धीरे आगे बढ़ती रही और इसको बनाने के लिए, इसके सेट्स बनाने के लिए हिंदुस्तान के कोने कोने से कारीगर बुलाए गए थे, जिन्होंने किसी ने कुछ बनाया, किसी ने कुछ बनाया। लेकिन इसका जो सबसे शानदार सेट था वो उस शीश महल का सेट था जिसमें वो आइकॉनिक गाना रिकॉर्ड हुआ था, प्यार किया तो डरना क्या। अब वो शीश महल का सेट तो बन गया, लेकिन सेट बनने के बाद जब उस पर लाइट मारी जाती थी तो उसका रिफ्लेक्शन इतना ज़्यादा होता था कि उसको कैमरे में कैप्चर करने में दिक्कत हो रही थी। आसिफ साहब ने डेविड लीन को बुलाया। डेविड लीन जो हॉलीवुड के बहुत बड़े डायरेक्टर थे, जिनकी एक बहुत अच्छी मूवी थी द ब्रिज ऑन द रिवर क्वाई, तो वो भी आए। उन्होंने भी सेट वेट देखा और ये कह के वापस हो गए कि जो आप करना चाहते हैं वो पॉसिबल नहीं है, इस रिफ्लेक्शन को रोकना मुश्किल है, ये नहीं हो सकता। बहरहाल आसिफ साहब के दिमाग में ये बात तो क्लियर थी कि उनको ठीक उसी तरह से उसको फिल्माना था जिस तरीके से वो चाहते थे। और बाद में उन लोगों ने एक तरकीब निकाली। उस मिरर्स के टुकड़ों पे उन लोगों ने थोड़ी थोड़ी वैक्स की पॉलिश कर दी, हल्की हल्की वैक्स लगा दी। उससे क्या हुआ कि रिफ्लेक्शन कंट्रोल में आ गया
और जितनी लाइट चाहिए उसके लिए सैकड़ों ट्रकों को, जी हाँ सैकड़ों ट्रकों को उनके हेडलाइट्स जला करके इस फिल्म की वो उस पार्ट को शूट किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि इस फिल्म को शूट करने में टेक्नीशियंस, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, फाइनेंसर, एक्टर्स, सारे लोगों ने जी जान से मेहनत की। और जब कोई अच्छी चीज़ बन रही होती है तो लोगों को एहसास भी हो जाता है कि चीज़ अच्छी बन रही है। हालांकि मुगले आजम की इस पूरी कहानी में इतिहास के साथ, हिस्ट्री के साथ काफ़ी खिलवाड़ किया गया। जैसे कि अगर आप देखें कि पृथ्वीराज कपूर को चुना गया था बादशाह अकबर के रोल के लिए, और वो कहाँ वो लंबे चौड़े पृथ्वीराज कपूर, ऐसी बुलंद सी आवाज़। और हकीकत ये है कि अकबर महज 5 फुट 4 इंच के थे अपनी निजी ज़िंदगी में, और उनकी आवाज़ कैसी रही होगी ये आप गेस कर सकते हैं। बहुत छोटा कद था उनका। इतिहास में भी इस बात का उल्लेख मिलता है। अगर आप बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी जाएं तो वहाँ भी आपको गाइड्स बताएंगे कि अकबर वॉज अ वेरी वेरी शॉर्ट हाइटेड मैन। लेकिन उनका कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया गया बॉलीवुड में ऋतिक रोशन और पृथ्वीराज कपूर के द्वारा। खैर, कहानी लोगों को बहुत पसंद आई। फिल्म तो खैर बहुत ही कमाल की थी और बहुत ऊंची कीमत पे हर टेरिटरी में बिकी। शाहपुर जी पालन जी ने एक समय में अपने बढ़ते हुए खर्चे से वो नाराज होकर उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि लेट्स स्टॉप द मूवी, दिस इज गोइंग नोवेयर बिकॉज देयर हैज़ टू बी अ लिमिट टू स्पेंडिंग। तो उस ज़माने के हिसाब से 1 से 1.5 करोड़ रुपए के बीच में उन लोगों ने खर्च किया था उस मूवी को बनाने में। और हर टेरिटरी में, जहाँ उन दिनों फिल्म 3 लाख 4 लाख रुपए में एक टेरिटरी में आमतौर पे बिकती थी, उस ज़माने में 17-17 लाख रुपए में ये फिल्म एक एक टेरिटरी में बिकी थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस फिल्म के रिलीज़ होने से पहले ही लोगों को ये अंदाज़ा तो हो गया था कि फिल्म बहुत ही कमाल की बनने वाली है। म्यूज़िकल एस्पेक्ट में नौशाद साहब को चुना गया और गीत शकील साहब से लिखवाए गए। और ऐसा कहा जाता है कि नोटों से भरा एक सूटकेस लेकर के आसिफ साहब नौशाद साहब के घर गए थे और उन्हें ये सूटकेस ऐसे पकड़ाया और बेतकल्लुफ़ी से कहा कि इसमें बहुत पैसे हैं, आप म्यूज़िक बहुत कमाल का दीजिएगा। ऐसा सुन के नौशाद साहब को बड़ा बुरा लगा और उन्होंने गुस्से में सूटकेस उठा के फेंक दिया। कहा, ये क्या बकवास करते हैं आप पैसे देकर के म्यूज़िक खरीदने निकले हैं। कुछ उनके ईगो को बात लग गई होगी, लेकिन उनकी बेगम थी, वो बड़ी समझदार थी। उन्होंने फ़ौरन सूटकेस उठाया, दोनों के बीच में सुलह करवा दी और नौशाद साहब साइन हो गए इस फिल्म के लिए। इस फिल्म की त्रासदी ये थी, जो मेरे लिए बड़ा दुख का मुद्दा है, कि इसके आधे से ज़्यादा गाने इस फिल्म की लेंथ को देखते हुए निकाल दिए गए थे। केवल 12 गाने इंक्लूड किए गए और वो 12 के 12 गाने मुगले आजम के कितने बड़े हिट थे ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। फिल्म जब मराठा मंदिर में रिलीज़ हुई थी तो इसके लिए मराठा मंदिर के गेट पे बिल्कुल मुग़ल स्टाइल के आर्चेस लगाए गए और जो फिल्म से रिलेटेड मटेरियल उस ज़माने में 3 या 5 रुपए में बॉक्स बिकता था, पोस्टर्स का, गीतों का जो बुकलेट होती थी, वो इस फिल्म के 100 रुपए में बिके। लोग 3-3, 4-4 दिन लगातार लाइनों में खड़े होकर टिकट खरीद रहे थे और कहा जाता है कि उनके घर से लोग आते थे, उनको रिप्लेस करते थे, फिर ये घर जाते थे, खाना खाते थे, फिर आते थे। ऐसी टिकट की मारामारी थी। फिल्म लगातार 3 सालों तक मराठा मंदिर में चलती रही और कहने की कोई ज़रूरत नहीं कि इस फिल्म ने अपने ज़माने में बहुत बिजनेस किया और अब तक की, उस समय तक की सबसे बड़ी कलेक्शन करने वाली फिल्म बनी, जिसका रिकॉर्ड बाद में 15 साल के बाद शोले ने तोड़ा था। तो खैर, हमारा जो ये सीरीज़ है, हमारी जो ये बातें हम जो करते हैं वो रिकॉर्ड के पर्सपेक्टिव से करते हैं। रिकॉर्ड के में कौन से गाने थे, कैसी रिकॉर्डिंग है, उस लिहाज से करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस फिल्म के रिकॉर्ड्स एंजल पे रिलीज़ हुए थे, एंजल लेवल पे। रिकॉर्डिंग बहुत ग्रेट नहीं थी क्योंकि ये गाने इतने महान थे कि इनकी रिकॉर्डिंग बहुत शानदार होनी चाहिए थी, लेकिन एंजल ने मुझे बहुत निराश किया। इट जस्ट साउंड्स एवरेज टू मी। उसके बाद फिर इसका ओडियन काउंटर पार्ट था, वो भी मैंने खरीदा, लेकिन चूंकि वो स्टैम्पर सेम था दोनों रिकॉर्ड्स के लिए तो उसमें भी कोई खास मज़ा आया नहीं। फिर बहुत बाद में 70s में मेरे ख्याल से जाकर के इन लोगों ने एक 3 LP का सेट निकाला था जिसमें पूरी फिल्म के डायलॉग्स थे और पूरी फिल्म के पूरे 12 गाने भी थे। वो बहुत अच्छा सेट है, वो बहुत
उसकी रिकॉर्डिंग बहुत ही अच्छी है। और उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि उसमें वो 2 शानदार गाने मिलते हैं जो एलपी रिकॉर्ड में नहीं थे। हमें काश तुमसे मोहब्बत न होती, बहुत शानदार गाना है। और दूसरा ए इश्क ये सब दुनिया वाले बेकार की बातें करते हैं, पायल के गमों का इल्म नहीं झनकार की बातें करते हैं। बहुत ही शानदार गाने हैं ये दोनों। एलपी में इन 2 गानों को न रख के बड़े गुलाम अली साहब के 2 गाने रखे गए थे मेरे ख्याल से। और ये है आपके सामने एंजल का वो जैकेट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मोमेंट है उस पूरी मूवी का। ये वो सीन है वेर इन शी मेक्स हिम अनकॉन्शियस, क्योंकि अकबर ने ऐसा कहा था। और पीछे इसके बारे में आप देखेंगे बहुत कुछ लिखा हुआ है। और गानों का जिक्र मैं आपसे क्या ही करूं। जो पहला गाना है, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, प्यार किया तो डरना क्या, बेकस पे करम कीजिए, खुदा निगहबान हो तुम्हारा, माय फेवरेट सॉन्ग, खुदा निगहबान हो तुम्हारा, धड़कते दिल का सलाम ले लो, तुम्हारी दुनिया से जा रहे हैं, उठो हमारा सलाम ले लो। फिर ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। और दूसरी तरफ मोहे पनघट पे, ये दिल की लगी कम क्या होगी, तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर, प्रेम जोगन बनके और शुभ दिन आयो। ये 8-10 गाने इस एलपी रिकॉर्ड में हैं। इसका नंबर है 3AEX 5003 और मेरा रिकॉर्ड बिल्कुल ही नया है। इट्स अ ब्रांड न्यू कॉपी दैट आई केप्ट। था एंजल का कवर। और इसके बाद हम देखते हैं ओडियन की इसकी कॉपी। मुझे ये कॉपी पसंद नहीं आई थी, इसलिए मैंने दोबारा से ओडियन का खरीदा, पर उसमें भी मुझे कुछ खास डिफरेंस नहीं पता चला। ये रहा ओडियन का डिस्क MOCE 1105। बहुत ही प्यारी कंडीशन है। रिकॉर्ड तो दोनों ही तकरीबन नए हैं, लेकिन इसके गाने इतने कमाल के थे कि अगर इनकी रिकॉर्डिंग और भी अच्छी होती तो फिर क्या बात थी। तो ये है उसका एंजल का 3AEX 5003। और अगर कोई मैट्रिक्स नोट करना चाहे तो 2XJE 801 और 802 इसके स्टैम्पर नंबर्स हैं। तो बहरहाल ये जो 2 गाने इसमें नहीं आए थे वो बाद में 1977 में इस डिस्क में रिलीज किए गए थे, मुगले आजम में। आप देख रहे होंगे कि इसका ग्रैंडियर और इसका सब कुछ कितना परफेक्ट है उस फिल्म के ऑप्युलेंस को ध्यान में रखते हुए। और ये है उसका गेटफोल्ड। दिस इज हाउ इट लुक्स। तो इसमें 3 LP रिकॉर्ड थे और वो इस लेवल पे बने थे। रिकॉर्डिंग बहुत ही शानदार है, बहुत बेहतरीन रिकॉर्डिंग क्वालिटी है इसकी। और सारे गाने कवर होते हैं, तो अगर आप इन तीनों रिकॉर्ड्स को प्ले करेंगे तो आपको पूरी मूवी के डायलॉग्स, पूरे गाने, सब कुछ एक साथ मिल जाएंगे। 2004 में शाहपुर जी पालन जी के पोते ने इस फिल्म को दोबारा से कलर करवाया और दोबारा से रीस्टोर कराया। फिल्म की जो रील थी फंगस से और डैम्प से ख़राब हो गई थी, तो उसको बहुत मुश्किलों से इन लोगों ने रीस्टोर कराया और दोबारा से ये फिल्म रिलीज़ की थी कलर्ड वर्जन में 2004 या 5 में। इस कलर्ड वर्जन ने भी खूब तहलका मचाया और काफ़ी कमाई की थी। जो एक्चुअली शाहपुर जी का सपना था कि इसको मैं कलर्ड में बनवाऊँ, वो सपना बाद में उनका जाकर के तकरीबन 40-45 सालों के बाद उनके पोते ने पूरा किया। तो ये एक टाइमलेस मूवी है और हम में शायद ही ऐसा कोई होगा जिसने ये मूवी नहीं देखी है। ये मूवी जानी जाती है अपने बेहतरीन मूवी सॉन्ग्स के लिए, बेहतरीन डायलॉग डिलीवरी के लिए, ग्रेट एक्टिंग के लिए और कमाल के सेट्स के लिए। जब मराठा मंदिर में ये फिल्म लगी थी तो मैंने सुना है कि लोग 4-4, 5-5 दिन लाइन में लगा के खड़े रहते थे और उनके घर, वो एक बंदा घर जाता था, उसकी जगह दूसरा बंदा खड़ा होता था। टिकट की इतनी मारामारी थी। 3 साल तक ये पिक्चर चली और इसका रिकॉर्ड कलेक्शन का और ग्रैंडियर का शोले ने तोड़ा था 15 साल के बाद 1975 में। तो इस टाइमलेस मूवी के गाने
हम अब इस अपने दूसरे एपिसोड में सुनेंगे थोड़ा थोड़ा करके। और जो 2 गाने जो एलपी रिकॉर्ड पे रिलीज नहीं हुए हैं उनको मैंने बहुत पहले यूट्यूब में शायद अपलोड किया था। उम्मीद है आपको ये सीरीज पसंद आ रही है और मैं जो भी एफर्ट्स डाल रहा हूँ वो आपको अच्छा लग रहा है। तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट, दैट हेल्प्स मी टू बेटर माई सेल्फ एंड सिलेक्ट मोर साउंड ट्रैक्स फॉर यू फ्रॉम माई कलेक्शन। तो अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।